हेलो स्टूडेंट्स, BEGC 102 इसका हम आज सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं। आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो अगर अभी तक नहीं देखा है। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे और इसमें भी हमारा वही रहेगा, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे इसमें। तो आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, इलस्ट्रेट द रोल ऑफ द 3 यूनिटीज़ इन द ओडिपस टेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ओडिपस से तो हमेशा ही पूछा जाता है। तो इसको आप इस चैप्टर को अच्छे से करके जाना जितना हो सके, इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ना बड़े क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के। 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप ठीक ठाक अपने आंसर लिख के आओगे ना तो आपकी जो एग्रीगेट है, जो परसेंटेज है ना, वो काफ़ी अच्छी चली जाएगी। और जहाँ तक बात होती है ना कि पासिंग मार्क्स की, क्या हम पास हो भी पाएंगे या नहीं, तो अगर ये वाला सेक्शन आप ठीक से लिख लोगे ना तो 20 नंबर में से भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे और आप इजीली पास तो हो जाओगे। ठीक है, लेकिन हमें पास पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कि हमें अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे थोड़ा सा इंट्रो में आपने लिखना है कि जो जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं एरिस्टोटल के, उसमें डिस्कस किया गया है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 यूनिटीज़ का। ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं? यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, टाइम और प्लेस। ये 3 यूनिटीज़ हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। और ये मेन जो है प्रिंसिपल्स थे फॉर एनी ड्रामा, और जो एरिस्टोटल के जो क्रिटिक्स थे, द रिनायंस क्रिटिक्स लेटर, जो एट्रीब्यूट टू एरिस्टोटल, बट ही डिडंट ओरिजिनली प्रपोज दीज थिंग्स। ठीक है, इतना सा आप लिख देना। और फिर ये जो यूनिटी है, इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन, ये जो है ये क्या करता है कि इट होल्ड्स दैट अ प्ले शुड हैव वन प्लॉट और स्टोरी लाइन। मतलब कि अगर एक जो एक्शन हो रहा है किसी भी प्ले में, ठीक है, तो उसमें जो प्लेस है या जो एक्शन हो रहा है, स्टोरी लाइन है या कुछ कोई प्लॉट है या फिर कोई सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब कि किसी भी प्ले में उसका जो स्टोरी लाइन है, जो सब्जेक्ट है, वो उसको होल्ड करके रखता है, वो चेंज नहीं होने देता। ठीक है, ये एक्शन हो गया। उसके बाद जो है जो यूनिटी ऑफ टाइम है, ठीक है, यूनिटी ऑफ टाइम स्पेसिफाई करता है कि जो इवेंट्स हैं किसी भी प्ले में, जो इवेंट्स होते हैं, दैट शुड अनफोल्ड विद इन द स्पैन ऑफ 1 डे। मतलब कि जो टाइम एक दिया हुआ है ना किसी भी प्ले को बनाने का या उसको प्ले करने का, ठीक है, तो उसमें जितने भी इवेंट्स दिए हुए हैं ना, वो एक ही दिन में या फिर एक ही पर्टिकुलर टाइम में वो उसको फिनिश कर देना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि आज एक प्ले का कुछ पार्ट आज कर लिया, फिर आधा कल कर लिया। तो इस तरह से क्या होती है ना, जो ऑडियंस होती है, जो किसी प्ले को देख रही होती है ना, तो वो उनकी एक तो फोकस टूट जाता है, और दूसरा जो प्ले होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, हीरोज़ होते हैं उसमें, या एक्टर ही कहेंगे हम, वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, और ना ही ऑडियंस जो है वो एक्टर्स के साथ जो है कनेक्ट कर पाती है। इसीलिए ये यूनिटी ऑफ टाइम, दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर है प्लेस के बारे में। प्लेस के लिए हम लिखेंगे द यूनिटी ऑफ प्लेस मेंटेन्स अ प्लेस सीन शुड ऑल टेक प्लेसेस इन द सेम लोकेशन विदाउट चेंजिंग प्लेस। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई सीन कहीं पर शूट हो रहा है, या कोई किसी प्ले में कोई सीन चल रहा है, मान लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस का सीन चल रहा है, अगर तो वो सीन कहाँ पर दिखाया जाएगा? वो किसी कॉन्फ्रेंस रूम में ही होगा ना। लेकिन अगर मान लीजिए उसी सीन को एकदम से चेंज करके गार्डन में बना दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए उसका बैकग्राउंड चेंज करके गार्डन दिखा दिया जाए, तो वो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, और वो दैट डजंट गो विद द प्लेस थीम। तो इसीलिए प्लेस की भी वैल्यू है, टाइम की भी वैल्यू है किसी भी प्ले में, और एक्शन की भी। तो ये इन चीज़ों के जो ये 3 यूनिटीज़ हैं, इनको ही मैं थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करूँगी, सो दैट कि हमारा जो क्वेश्चन है वो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, फर्स्ट हम लेंगे यूनिटी ऑफ एक्शन के बारे में। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है? इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ इंसिडेंट्स। किसी भी प्ले में जो इंसिडेंट्स होते हैं, विच आर एक्शन ऑफ द प्ले हो गया, दैट शुड बी वन स्टोरी टोल्ड। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, स्टोरी टोल्ड हो गया, एंड
विच इज़ नॉट टू से इट हैज़ टू बी अबाउट ओनली वन पर्सन। सिंस अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसी भी मीन्स विच आर नॉट इन सेंटर ऑफ द ट्रेजेडी, ठीक है, बट द एक्शन इट सेल्फ। फर्स्ट लेंगे हम यूनिटी ऑफ एक्शन को। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंसिडेंट्स विच आर द एक्शन ऑफ द प्ले एंड दैट शुड बी वन, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगे? वन स्टोरी टोल्ड, इसका क्या मीनिंग है वो भी बता दूंगी। वन स्टोरी टोल्ड का मतलब होता है कि विच इज़ नॉट टू से इट हैज़ टू बी अबाउट ओनली वन पर्सन, क्योंकि देखो इस जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक्शन में क्या है ना कि अगर एक स्टोरी के बारे में बात की जा रही है तो जो फोकस होगा किसी भी प्ले का वो एक ही स्टोरी पर रहेगा और उसी के साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होंगे और जो जो कैरेक्टर्स होंगे वो किसी भी ट्रेजेडी के सेंटर्स में नहीं होंगे, ठीक है। नॉट द कैरेक्टर्स आर नॉट इन द सेंटर ऑफ द ट्रेजेडी बट द एक्शन इटसेल्फ, ठीक है। और ही इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द प्लूरैलिटी ऑफ एक्शन। प्लूरैलिटी इसका क्या मीनिंग हो गया कि अगर मान लीजिए प्लूरैलिटी मतलब प्लूरल, ये प्लूरल से बना है, एक से ज़्यादा, कि जो नैरेटर है या जो राइटर है वो उसका कहने का मतलब ये है कि जो एक्शन इसमें हो रहा है उसमें प्लूरैलिटी नहीं होना चाहिए, एक टाइम में एक ही एक्शन होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फोकस है और जो प्ले का फोकस है वो तो बना ही रहेगा, साथ ही साथ जो स्टोरी लाइन है, जो थीम होगी स्टोरी की, वो भी एक ठीक ठीक अपने तरीके से काम करती है। अगर प्लूरैलिटी होगी तो वो क्या करता है, वो जो एक तो जो एक्शन है उसको वीकेंस करेगी एंड जो ट्रेजिक इफेक्ट होगा, जितने भी ट्रेजिक इफेक्ट होते हैं ना उनको वीक करती हैं प्लूरलिटी कैरेक्टर्स या प्लूरल कैरेक्टर्स। प्लूरल का मतलब हो गया ज़्यादा कैरेक्टर। तो एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को लेकर अगर स्टोरी लाइन ठीक ठीक आगे चलती है तो वो क्या होता है, उसका ट्रेजिकेटिव इफेक्ट जो है ना वो ठीक ठीक जाता है, ऑडियंस तक वो मैसेज चला जाता है। एंड द नंबर्स ऑफ इंसिडेंट्स शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन सच अ वे दैट दे मस्ट बी कनेक्टेड या कंडक्टिव टू वन इफेक्ट। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी जो यूनिटी ऑफ एक्शन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लीजिए एक कहानी कही जा रही है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी पर्सन के बारे में, ठीक है, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो ट्रेजेडी के सेंटर में नहीं होते हैं, बट वो जो एक्शन हो रहा होता है, जो प्ले का जो एक्शन हो रहा था ना उसके सेंटर लाइन में उस चीज़ को समझा जाना चाहिए। और जो हमारे जो राइटर हैं ही इज़ अगेंस्ट द प्लूरैलिटी ऑफ एक्शन, मतलब एक बार में एक ही एक्शन होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। वो एक टाइम में अगर मान लीजिए कुछ अलग अलग तरह के एक्शंस अगर हो रहे हैं प्ले में तो उसके वो अगेंस्ट है, क्योंकि उससे जो ट्रेजिक इफेक्ट होता है ना वो नेगेटिव चला जाता है या फिर वो वीक हो जाता है। और जितने भी नंबर ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं दैट शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन सच अ वे दैट दे मस्ट बी कंडक्टिव टू वन इफेक्ट। ये हमारा यूनिटी ऑफ एक्शन हो गया। सेकेंड हमारा यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ टाइम क्या है कि समय की एकता। इस प्ले में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो एक ही दिन में सारे की सारी उनको दिखाया गया है, जिससे होता ये है कि जितने भी जो कंटेम्प्रेरी और एक उस टाइम की जो रीसेंट टाइम पर जो भी एक्शन हो रहे होते हैं या जो भी घटनाएं हो रही होती हैं उनका किस तरह से उनके प्रति एक किस तरह की भावना पैदा होती है। तो नाटक में ये दिखाया गया है कि उस टाइम पर उस प्ले के प्रदर्शन से या उसके जो शो हो रहा था उसके जो एक्चुअल टाइम से काफ़ी मेल खाता है। मतलब वो उस प्ले में जो कंडीशंस दिखाई गई थी, जो टाइम दिखाया गया था, वो सिर्फ एक प्ले के रूप में नहीं था, उस टाइम की जो एक्चुअल कंडीशंस थी सोसाइटी में वो उससे काफ़ी हद तक जो है मैच करती है। ओडिपस के जितने भी एक्शन हुए ना वो हमेशा अपने किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहता है उसका, वो होता है जो कंटेम्प्रेरी जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसी टाइम के, जिस टाइम में प्ले लिखा जा रहा है या प्ले हो रहा है उस टाइम में जो भी चीज़ें एक्चुअल टाइम में हो रही थी, एक्चुअल समाज में जो हो रही थी उसके क्या रिज़ल्ट थे उन पर जो है ओडिपस ज़्यादा जोर देते हैं। तो ये जो एक सीमित समय सीमा जो है
उसका एक प्रभाव ये पड़ता है कि वो ऑडियंस को जो वास्तविक समय में जो घटनाएं हो रही हैं और उनके जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं उन सारे घटनाक्रमों को देखने का एक अवसर कह लो या फिर एक मौका मिलता है, जिससे कि जो उस सीन का जो ट्रेजिक फॉर्म जो पेश किया जा रहा है उसका एक इमोशनल इफ़ेक्ट जो ऑडियंस पर पड़ना चाहिए वो ज़्यादा क्या हो जाता है, अधिक मतलब बहुत अच्छे से पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्ले में जो भी सीन दिखाया जा रहा है ना, किसी भी प्ले में जो उस टाइम हो रहा है वो उसी टाइम की वास्तविक घटनाओं से रिलेटेड है। और जब इस तरह की चीज़ें जब टाइम फ्रेम में रखी जाती हैं तो उन चीज़ों का या उस प्ले का जो है वो ऑडियंस पर काफ़ी हद तक एक उसको मतलब ऑडियंस को एक अच्छे से प्रभावित कर पाती है। जो मैसेज प्ले में दिया जाना चाहिए वो ऑडियंस तक पूरा पहुंच जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा होगा यूनिटी ऑफ प्लेस। यूनिटी ऑफ प्लेस क्या होता है? देखो, यूनिटी ऑफ प्लेस इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, जो क्या सजेस्ट करता है कि जो प्लेस है या जो लोकेशन है वो अकॉर्डिंग टू ऑल कॉन्सेप्ट्स एक ही होना चाहिए। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई सीन शूट हो रहा है, कोई प्ले में कोई सीन हो रहा है, ठीक है, और किसी रूम में हो रहा है। फॉर एग्जांपल वन स्पेसिफिक प्लेस को ले लेते हैं, सच एज रूम हो गया, हाउस हो गया और सिटी हो गया, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लोकेशन। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसका थोड़ा सा मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए कोई सीन चल रहा है किसी रूम में, ठीक है, कुछ लोग बात कर रहे हैं और अगर नेक्स्ट सम सेकंड्स में ही अगर मान लीजिए उसका जो बैकग्राउंड है या उस सीन को चेंज करके किसी और कंट्री में दिखा दिया जाता है। जैसे तुम लोग गाने देखते हो ना कि एक ही गाने में कई अलग अलग लोकेशन होती हैं, तो वहाँ तक तो ठीक है कि मूवीज़ में चल जाता है। बट जो लिटरेचर होता है ना, लिटरेचर में ऐसा नहीं होता, सीन चेंज की अनुमति नहीं होती है, वो एक अच्छी बात नहीं समझी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्लेस को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी गई है कि जो ड्रामेटिक लिटरेचर में स्पेशली कि ये जो दैट सजेस्ट अ प्लेस शुड टेक प्लेस विद इन अ सिंगल लोकेशन और सेटिंग अकॉर्डिंग टू ऑल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं? एक्शन एंड इवेंट्स ऑफ द प्लेस शुड अकर इन वन स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, चाहे वो रूम हो, चाहे वो हाउस हो, सिटी हो, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लोकेशन, ठीक है। लोकेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए अगर कोई पर्टिकुलर किसी प्लेस के बारे में बात हो रही है तो। और ये जो प्रिंसिपल है इट इज़ ऑल्सो पर्टिकुलरली एम्फसाइज्ड इन क्लासिकल ग्रीक ड्रामा, ठीक है। जो ग्रीक ड्रामा होते हैं ना उनमें ये सारी चीज़ें जो स्पेशल पर्टिकुलरली एम्फसाइज की जाती हैं, जहाँ पर जो स्टेज होता है ना वो ओपनली होता है कि लिमिटेड टू ए सिंगल स्पेस सच एज द फ्रंट ऑफ अ प्लेस, और बोल सकते हो कि सिटी स्क्वायर हो गया, ठीक है, सिटी स्क्वायर ये हो गया। तो यूनिटी ऑफ प्लेस जो है ये हेल्प करता है टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन। किस लिए? टू अलाउ द ऑडियंस टू अमर्ज देमसेल्व्स इन द अनफोल्डिंग इवेंट्स विदाउट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेस। सो आफ्टर दिस आपको कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ना इसको आप अच्छे से करके जाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। वो जो पॉट ऑफ गोल्ड है इसमें से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ यहाँ पे सो दैट आपको ध्यान रहेगा। व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द मैरिज प्रपोजल इन पॉट ऑफ गोल्ड? जो प्ले है पॉट ऑफ गोल्ड उसमें जो मैरिज प्रपोजल है उसका जो इम्प्लीकेशन था वो क्या था, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो इसमें जैसे कि आपको पता है ये एक कॉमेडी है। इसमें जिस तरह से जो पॉट ऑफ गोल्ड है किस तरह से कॉमेडी के ज़रिए कुछ और सोशल इश्यूज़ को इसमें उठाया गया है, तो वो सारा इसमें बताया गया। तो सबसे पहले तो इसकी ना आप लोग समरी पढ़ लेना। समरी पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप जो समरी पढ़ेंगे ना उसका थोड़ा सा इसमें लिख देना
7-8 लाइन लिख देना, ठीक है। उसके बाद जो हम इसमें जो मैरिज प्रपोजल का जो इम्प्लीकेशन है वो हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जो लड़की है फेडर जो है उसकी शादी के बारे में, जिस तरह से वो फादर जो है वो किस तरह से क्या जुगाड़पंथी करते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें है कि दैट इट इज़ ऑब्वियस दैट इन प्लानिंग टू मैरी द यंग एंड द pious girl, his father seeks his own advantages, किस लिए? So that his philosophizing about the mores and जो traditions होती हैं that may be intended only to cover his lust, क्योंकि उसके father जो है वो थोड़े ज़्यादा ही क्या होते हैं लालची टाइप। बट जो फेडरा है ना that has been seduced by his own nephew, हिज नेफ्यू है ना जो जिसका नाम है लेकोनाइटिस, एंड हीज दैट ही इज़ अबाउट टू गिव बर्थ अ बेबी, ठीक है, नॉट ही, दैट इज़ इट्स अबाउट शी, ठीक है। और एविडेंटली क्या होता है ना कि जो लाइट माइंडेड नेफ्यू है ही हैज़ नॉट प्लान्ड टू मैरी हर, मतलब ये है कि वो जो इसमें जो फीमेल है वो शी इज़ मीन्स शी इज़ अबाउट टू बर्थ अ बेबी, बट जो बॉय है, ठीक है, जो नेफ्यू है ही इज़ नॉट रेडी टू प्लान एंड मैरी हर, एटलीस्ट जैसे वो बोलता भी है कुछ लाइन्स की वी डू नॉट नो अबाउट दिस आर देयर फीलिंग्स और इंटेंशंस। तो ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स हिज एक्शन बाय द गॉड्स प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। बट होता क्या है कि एक बार ये होता है कि वंस हिज अंकल लर्न्स ऑफ द मिसडीड एंड इज़ परसुएडेड टू कैंसिल हिज प्लान्स, है ना, तो जो लिस्टोनाइडस है ही इज़ रेडी टू टेक हर एज वाइफ, मतलब वो रेडी हो जाता है उस चीज़ के लिए। और इसके साथ साथ एज ही डिस्कस्ड दिस विद हर फादर यूक्लियो, ही ऑल्सो रेफर्स टू Roman law, according to which when a male has seduced a freeborn female, he is obligated either to marry her or to repay her in proportion with her social status. जो लिकोनाइस है he chooses to the farmer. As for Euclisio, he is completely bound by his कंपल्सिव अवेयर्स। और इसके साथ साथ जो द माइजर है दैट माइजर डू नॉट रियली केयर अबाउट हिज डॉटर, ही डज नॉट इवन नोटिस दैट शी इज़ प्रेगनेंट, मतलब ये उसके फादर के बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो जो पोर्ट ऑफ गोल्ड है इसमें जो मैरिज प्रपोजल की हम जो बात करेंगे इसमें थोड़ा सा आप इसमें ये नहीं बताना आपने कि वो प्रपोजल कैसे है, इसमें जो कंडीशंस थी उस टाइम की उस प्ले में हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब जैसे फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो हिज फादर हैज़ फाउंड अ पॉट ऑफ गोल्ड एंड ही इज़ अफ्रेड दैट जो मेगाडोरस है ही ऑल्सो वांट टू मैरी हिज डॉटर इन ऑर्डर टू टेक पोजेसन ऑफ द ट्रेजर। उस जो ट्रेजर मिला था उसमें अपना हिस्सा पाने के लिए वो कोशिश करता है कि उसकी जो डॉटर है उससे वो शादी कर लेगा। वैन जो मेगाडोरस है फर्स्ट प्रपोज टू मैरी फेडरा, ही ऑल्सो consents, ठीक है, but also warn him that he is not going to give him any dowry because he is a poor. ठीक है, जो यूक्लिसियो also fears that once he becomes a relative of the rich, मतलब इनकी जो मेंटल कंडीशन है ना, मतलब मेंटालिटी क्या है वो भी साथ साथ बताई जा रही है कि अगर मान लीजिए वो जो उसके जो रिलेटिव्स होंगे वो अमीर बन जाएंगे, ही विल लॉस हिज सोशल स्टेटस, तो उसका जो सोशल स्टेटस है वो डाउन हो जाएगा, एंड ही विल ऑल्सो लूज़ द टच विद हिज करंट एसोसिएट्स, है ना, बट एट द सेम टाइम विल फेल टू जॉइन द हायर सोसाइटी, ये उसके डर हैं। सो वो करता क्या है कि हिज कंसेप्शन ऑफ मैरिज इज़ ऑल्सो कंडीशनड, कुछ कंडीशंस हैं उसकी इस प्रपोजल के बारे में बाय हिज सोशल बायस, और जो पर्सनल प्रेजुडिसेस जो उसने अपने दिमाग में जो भ्रम पाल रखे थे उनके बेस्ड पर वो एक सोशल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए ही जो अपनी डॉटर की शादी का जो प्रपोजल है या उसके बारे में सोच रहा है उन चीज़ों को फिर वो आगे लेके जाता है। तो जो प्लेटोज कॉमेडी है वो दैट ऑल्सो डिड नॉट सर्वाइव इन फुल बट बेस्ड ऑन सम एक्सटेंट टेक्स्ट,
है ना। दैट वी कैन कंक्लूड दैट द जो रेजोल्यूशन है ऑफ इट्स कन्फ्लिक्ट्स इज़ अ हैप्पी वन। और जो प्लॉट्स है दैट शोज दैट ऑल द 3 मेन कैरेक्टर्स जो हैं इस प्ले में, उनके जो व्यूज़ है अबाउट मैरिज आर फ्लॉड इन वेरियस एस्पेक्ट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द लॉ एंड ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में था। आई होप कि आपने ध्यान से सुना होगा। अगर ध्यान से नहीं सुन पाए हो तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुन लेना। इसके बाद आप इसका कंक्लूज़न लिख देना, और इसके साथ साथ अगर कोशिश करना कि ये जो मैंने अभी तक बोला है ना, ये सारे के सारे आप पॉइंट वाइज बना के ज़रूर लिखना। ठीक है, सो हमारा ये एक और क्वेश्चन हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कमेंट ऑन द लिटरेरी वैल्यूज़। लिटरेरी वैल्यू पे हमेशा क्वेश्चन आता है, या लिटरेरी समझ सकते हैं आप इसको। इससे रिलेटेड हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से सुन लेना। कमेंट ऑन द लिटरेरी वैल्यू ऑफ द मेटाफोर्स एंड एक्सप्लेन हाउ इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड लेटर राइटर्स। कि जो लिटरेरी वैल्यूज़ होती हैं उन किसी भी मेटाफोर्स के बारे में उसकी क्या अहमियत है, और जो बाद के जो राइटर्स आए थे उनको किस तरह से मेटाफोर्स ने प्रभावित किया। लिटरेरी जो वर्ड्स थे उन्होंने किस तरह से, जो लेटर राइटर्स, जो बाद में जो राइटर्स आए हैं इस पर्टिकुलर टाइम के बाद में, उनको किस तरह से उन्होंने प्रभावित किया था, ये इस क्वेश्चन के बारे में बताना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो मेटाफोर्स हैं दीज आर वेरी पावरफुल लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, वैल्यू की जगह पे कई बार ना डिवाइस भी लिख देते हैं। ठीक है, ये भी लिखा हुआ आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। और जो ये लिटरेरी डिवाइसेस होती है दैट एनरिचिंग नैरेटिव्स एंड पोएम्स बाय क्रिएटिंग विविड इमेजरी। अलग अलग तरह की जो इमेजिनेशन होती हैं उनको, या फिर जटिल जो विचार होते हैं, थॉट है, उनको व्यक्त करके जितने भी जो रीडर्स हैं उनकी एक अलग ही कल्पना को, एक अलग ही एक पॉइंट ऑफ थिंकिंग या फिर एक नया तरीका देते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कहने का मतलब ये कि ऑडियंस जो है, जो रीडर हैं, वो किस तरह से एक अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई कहानी पढ़ रहे हैं वो, तो जो मेटाफोर्स होते हैं, जो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, वो रीडर की थिंकिंग को, उसके विचारों को, और वो किस तरह से उस कहानी को पढ़ते पढ़ते उसमें उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको खुद ही गढ़ने लगता है, और जो इमेजिनरी जो उसकी जो कल्पना शक्ति है वो किस तरह से बढ़ने लगती है और कहानी के साथ आगे बढ़ती है, उस चीज़ को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ये डिवाइसेस है, लिटरेरी डिवाइसेस, these also influence later writers by providing models for evocating language, shaping thinkings about figurative language, or inspiring new forms of metaphorical expressions। मतलब कि जितनी भी जो भाषा है, जो मॉडल देना भाषा के लिए, किसी भी भाषा के लिए मॉडल्स जो होते हैं, और फिर जो अलंकार, भाषा के बारे में जो अलंकारिक भाषा है उसके लिए एक जो सोच को एक नया आकार देना। ठीक है, और इसके साथ साथ अभिव्यक्ति को, एक्सप्रेशन को नए रूप में प्रेरित करके जो नए राइटर्स थे उनको प्रभावित किस तरह से किया गया है, वो हम आगे एक एक पॉइंट लेकर उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, चलिए मैं यही लिख देती हूँ, हम लिखेंगे विविड इमेजरी। विविड इमेजरी या फिर बोल सकते हैं हम जीवंत चित्रण। तो जो मेटाफोर्स होते हैं दैट ट्रांसफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इनटू अ टेंजिबल इमेजेस सच एज मेकिंग राइटिंग मोर इंगेजिंग और मेमोरेबल। फॉर एग्जांपल, जो वर्ल्ड ऑफ स्टेज है, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, मैं एक लाइन लिख देती हूँ, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये क्रिएट करती है विविड इमेजेस का ऑफ लाइफ एज ए परफॉर्मेंस। मतलब कहने के लिए तो ये एक लाइन है कि वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, कि दुनिया एक स्टेज है, लेकिन इसमें जो इमेज है, जो एक चित्रण किया गया है, या फिर एक प्रदर्शन के रूप में जीवन, एक लाइफ का जो है एक पूरा जीवंत जो है एक छवि बनाते हैं, एक जीवन, मतलब पूरे लाइफ को ना एक स्टेज की तरह बता दिया, एक या फिर एक प्रदर्शन की तरह,
कि जैसे नाटक होता है ना, कोई नाटक चल रहा होता है, तो लाइफ को ना एज ए नाटक की तरह यहाँ पर मेटाफोर्स का यूज़ करके या फिर लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करके यहाँ पर पूरी लाइफ को ही एक लाइन में ही सीमित कर दिया कि वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, कि पूरा वर्ल्ड स्टेज है। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड को तो हम एज अ वर्ल्ड नहीं लेंगे, यहाँ पर हम एक, या बोल सकते हो दुनिया एक रंगमंच है। तो ये एक प्रदर्शन के रूप में जीवन को एक जीवंत छवि के रूप में बनाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा एक्टिवेटिंग इमेजिनेशन। तो इसमें क्या है, जो मेटाफोर्स जो होते हैं ना, दैट स्टिमुलेट द रीडर्स इमेजिनेशन, किस लिए, टू अलाउिंग दैम टू विजुअलाइज और इंटरनलाइज द मीनिंग। मतलब जो मीनिंग, जो कल्पना शक्ति को एक तरह से इसको एक्टिवेट कर देना। तो जो पाठक है ना, जो रीडर्स है, उसकी एक तो कल्पना को फास्ट करना है, जिससे उन्हें किसी भी कहानी की या प्ले की या कुछ भी जो पढ़ रहे हैं ना, उसके अर्थ की कल्पना करने और उसे एक तरह से एक्सेप्ट करने में मदद मिलती है। और वो रीडर्स को जितनी भी जो वर्ड एक्सप्लेनेशन होती है ना, या बोल सकते हो कि शाब्दिक व्याख्या करने के लिए जो शब्द होते हैं ना, वो अरेंज करना, और शाब्दिक व्याख्याओं से परे, उससे भी ऊपर सोचने की और उसके अर्थ की जो गहन जो एक लिमिट होती है, या गहराई का पता करना, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, दे एनकरेज रीडर्स टू थिंक बियॉन्ड लिटरल इंटरप्रिटेशंस और एक्सप्लोर डीपर लेयर्स ऑफ मीनिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट होगा हमारा, चलो मैंने ये चार जो हमारे 5 कमेंट्स थे, ये मैंने एक साथ ही लिख दिए। उसके बाद हम ये इन्फ्लुएंस ऑन लेटर राइटर्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो थर्ड हमारा हो जाएगा कन्वेइंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। इसमें हम लिखेंगे जो मेटाफोर्स होते हैं, दैट सिंप्लीफाई एंड क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ बाय कंपेयरिंग दैम टू समथिंग फेमिलियर। फॉर इंस्टेंस, जैसे टाइम इज़ मनी। ठीक है, हम बोलते हैं ना टाइम इज़ मनी, कि समय ही धन है। ये हमें मदद करता है ये समझने में कि जो वैल्यू और इम्पोर्टेंस है टाइम की, वो कितनी है, उस चीज़ को हमें समझाता है कि टाइम इज़ मनी। क्योंकि मनी एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में, हमेशा से रही है वैसे तो उसके साथ ना, जब हम मनी के साथ टाइम को ऐड कर देते हैं ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस सिचुएशन का या उस चीज़ का जो एक शाब्दिक अर्थ होता है, वो हमें एकदम से क्लिक कर जाता है। इमोशनल इम्पैक्ट आ जाएगा हमारा। इमोशनल इम्पैक्ट में क्या होगा कि जो मेटाफोर्स होते हैं, दीज कैन इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मेक राइटिंग मोर रिलेटेबल बाय कनेक्टिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स टू फेमिलियर एक्सपीरियंसेस। मतलब जो हमारे डीप इमोशंस होते हैं ना, जब ये भावनात्मक भाव जो होते हैं, उनको बढ़ाना। तो लिटरेरी डिवाइसेस जो होती हैं ना, वो एक तरह से जो हमारी जो भावनाएं होती हैं, उनको एक प्रबल तो बनाते ही हैं, उसके साथ साथ जितनी भी अवधारणाएं होती हैं, उनको एक तरह से अवेयर करती हैं हमें। और जो राइटर है उसको, जो राइटिंग है उसको एक अलग से या फिर उसको और अधिक प्रासंगिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है एडिंग डेप्थ और नॉइसेंस, गहराई और सूक्ष्मता को जोड़ना। तो लिटरेरी डिवाइसेस के यूज़ से जो राइटर्स हैं, या जो राइटिंग के जो अर्थ में जो कुछ भी जो लिखा जा रहा है, उसके जो मीनिंग्स हैं, उनकी एक तो अर्थ का डीपली एनालिसिस हो जाता है, दूसरा उसके साथ साथ मेकिंग इट मोर प्रोफाउंड एंड थॉट प्रोवोकिंग। तो यही तो मतलब होना चाहिए ना राइटिंग का। और क्या होगा अगर मान लीजिए रीडर की ये थिंकिंग ही चेंज नहीं हो रही है, या वो अपने इमेजिनेशन पावर्स को अगर वो यूज़ नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ को पढ़कर, तो फिर वो जो भी लिखा गया है उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे ये जो लेटर राइटर्स थे, उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया, उसके लिए हम लोग पॉइंट बना लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, या फिर मैं पहले लिख देती हूँ, इन्फ्लुएंस, ठीक है, ऑन लेटर राइटिंग, लेटर राइटर्स। यस, ये मैंने चारों पॉइंट लिख दिए हैं सो दैट आपको दिखते रहें स्क्रीन पर, और आप लोग अपना नोट भी कर लेना। चलिए, फर्स्ट होगा हमारा शेपिंग थिंकिंग अबाउट मेटाफोर्स। इसके बारे में होगा कि मेटाफोर्स कैन चेंज हाउ राइटर्स थिंक अबाउट एंड यूज फिगरेटिव लैंग्वेजेस, एंड ऑल्सो दे कैन इंस्पायर न्यू वेज ऑफ एक्सप्लोरिंग और एक्सप्रेसिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स।
ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जितने भी मेटाफोर जो हमारे जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो या फिर जीवंत जो रूपक जीवंत है उनको एक लेखकों की सोच को एक अलग ही आकार देना या अलंकारिक भाषा के प्रयोग का जो तरीका होता है वो बदल जाता है और जितनी भी अवधारणाएं होती हैं उनकी खोज करना और अभिव्यक्ति के नए तरीकों को प्रेरित करना है या उन तरीकों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इंस्पायरिंग न्यू मेटाफोर्स। तो यूज ऑफ मेटाफोर्स जो होते हैं दैट ऑल्सो कैन इवॉल्व ओवर टाइम, सिंपल सी बात है, एंड लीडिंग टू न्यू एंड क्रिएटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। जो लेटर राइटर्स हैं दे ऑल्सो कैन बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग मेटाफोरिकल ट्रेडिशंस वाइल ऑल्सो पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट अ मेटाफोर कैन बी। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी जो थियरी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा इन चीज़ों का। जो स्टडी है द स्टडी ऑफ मेटाफोर हैज़ इन्फ्लुएंस्ड लिटरेरी थ्योरी और उसका प्रभाव ये भी था कि इट ऑल्सो हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज शेप्स आर अंडरस्टैंडिंग, कि जो भाषा होती है वो हमारी समझ को किस तरह से शेप देती है और हमारी समझ को किस तरह से विकसित करती है अबाउट द वर्ल्ड। एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो कैन इन्फॉर्म हाउ राइटर्स अप्रोच देयर क्राफ्ट एंड हाउ रीडर्स इंटरप्ट लिटरेचर, कि जो राइटर्स होते हैं वो किस तरह से जो हमारी थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको किस तरह से अप्रोच करते हैं और जो भी उन्होंने लिखा है वो जो लिखावट है उनकी क्योंकि लिखना सिर्फ लिखना नहीं होता है, वो एक राइटर की अपनी सोच होती है और वो किस तरह से हाउ दे द रीडर्स इंटरप्ट लिटरेचर, जो अगर रीडर उस लिटरेचर को पढ़ रहा है तो वो उसको किस तरह से इंटरप्ट करता है, किस तरह से उसके साथ कोरिलेट कर पाता है। तो उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो दिखाया गया है। फिर है मॉडल फॉर एवोकेटिव लैंग्वेज। तो मेटाफोर जो है इट दे प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट इमेजेस कैपेबिलिटी और मेमोरेबल लैंग्वेजेस। जो लेटर राइटर्स हैं दे ऑल्सो कैन लर्न टू यूज़ मेटाफोर्स so that they can enhance their own writing and create a similar impact। ठीक है। इसके बाद हमारा कंक्लूजन एंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा 16 और फिर हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। कैन ओडिपस रेक्स बी कॉल्ड ए ट्रेजेडी ऑफ ऑल टाइम्स वाई। जो ओडिपस रेक्स था क्या ये अपने टाइम की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, ठीक है, और क्यों है। दो हिस्सों में क्वेश्चन लिखना है आपने, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया कि कैन ओडिपस रेक्स बी कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ ऑल टाइम्स और ये फिर वाई, इसका भी आंसर देना है, ठीक है। ओडिपस रेक्स पे हमेशा क्वेश्चन आता है, यहाँ भी आ चुका है ऑलरेडी और इस पर आता ही है, मतलब ये आप मान के चलो कि ओडिपस रेक्स में से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना अगर अच्छे खासे नंबर चाहिए तो आपको। चलो इसको फटाफट से कर लेते हैं ना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन, ठीक है, और इंट्रोडक्शन में इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना, ट्रेजेडी क्या थी ओडिपस रेक्स की। उसके बाद हम पॉइंट्स वाइज अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जो ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसके बारे में आप सीधे सीधे लिखते हैं कि येस ओडिपस रेक्स इज़ कंसिडर्ड अ ट्रेजेडी ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। किस लिए? ड्यू टू इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ फेट, भाग्य के बारे में तो बात हो रही है ना, ह्यूब्रिस, ठीक है, और ह्यूमन कंडीशन, मानवीय स्थिति के बारे में बात करते हैं। और ये दिस ऑल्सो एग्जाम्प्लीफाइज द की एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी हो गया और उसके साथ साथ इंक्लूडिंग जो ट्रेजिक हीरोज़ जो डाउनफॉल हुआ है उसके बारे में बात करता है। द ट्रेजिक फ्लो ऑफ ह्यूब्रिस और द सफरिंग और जो कैथरिसिस एक्सपीरियंस्ड बाय बोथ द प्रोग्नोटिस और द ऑडियंस के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। मतलब कहने का ये है कि जितने भी इसमें अलग अलग उदाहरण दिए गए ना, उसमें जैसे जो हीरो का जो डाउनफॉल दिखाया गया है और अभिमान, उसका अपना अभिमान, उसके जो दुख हैं और जो नायक और जो ऑडियंस के बीच दोनों के द्वारा जो एक पेन को जिस तरह से फील किया गया है उस चीज़ को इसमें शामिल किया गया था। देखा जाए तो हाँ, ये ओडिपस रेक्स जो है ये अपने टाइम का ट्रेजेडी है। उसके अपने रीज़न भी हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसके बाद हम लिख देंगे कि वाई ओडिपस रेक्स इज़ सो वाइडली रिगार्डेड एज अ ट्रेजेडी ऑफ इट्स ओन टाइम, ठीक है।
तो यस, अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इस वाई के बारे में, कि क्या रीज़न थे कि इसको ट्रेजेडी ऑफ ऑल टाइम बताया गया है। तो मैंने ये छोटा सा ग्राफ बनाया है एज ऑलवेज़, कि प्लीज़ हंसना मत मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस तरह से आपको बताना अच्छा लगता है कि मैं ग्राफ के ज़रिए, तो आपको ना ये पॉइंट्स याद रह जाएंगे देखोगे तो वाई के लिखे हम अगर हम जो कारण हम लिखेंगे तो सबसे पहला होगा हमारा ट्रेजिक हीरो के बारे में। तो जो ओडिपस है दैट ऑल्सो प्रोग्नेस्ट एम्बडीज द क्लासिक ट्रेजिक हीरो, मतलब आर्कीटाइप का एक तरह से ट्रेजिक हीरो को इसमें पेश किया गया है। ही इज़ अ पावरफुल और रिस्पेक्टेड फिगर है इसमें, बट हीज़ फ्लाज और जो पर्टिकुलरली हीज़ ह्यूब्रिस, एक्सेसिव प्राइड बोलते हैं ना जिसको, लीड टू हीज़ डाउनफॉल। मतलब जो उसका एक अभिमान है, जो उसका घमंड है, वो मेनली क्या होता है ना कि उसके डाउनफॉल की तरफ उसको लेके जाता है। तो जिस तरह से इसके साथ साथ उस जो हीरो है उसकी लाइफ जो है वो एक ट्रेजिक कंडीशन की तरफ मुड़ने लगती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें सफरिंग एंड कैथरेसिस के बारे में, ठीक है। और इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं जो ओडिपस है, ही इज़ सीमिंगली पावरफुल किंग एंड ही इज़ अंडन बाय हिज ओन एक्शंस एंड द इनएविटेबल नेचर ऑफ फेथ के बारे में, ठीक है। फिर ह्यूब्रिस है, ये हम बाद में करेंगे। ह्यूब्रिस जो है, जो ओडिपस की जो एक्सेसिव प्राइड है और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये दोनों चीज़ें मिलकर कंबाइंड होकर एक जो उसको डिटर्मिनेशन टू अनकवर द ट्रूथ और अल्टीमेटली लीड टू हिज डाउनफॉल। मतलब ये है कि जो ह्यूब्रिस है या फिर अभिमान है, ओडिपस जो है वो एक आत्मविश्वास से भरा हुआ बट एक घमंड मतलब अभिमानी आदमी है, जो एक तरह से सच्चाई को उजागर करने के बाद उसके साथ साथ उसका जो एक दृढ़ संकल्प है उसके साथ मिलकर ये चीज़ें जो है ना उसके पतन का कारण बन जाती हैं। फिर सफरिंग एंड कैथरेसिस, इस नाटक में जो ओडिपस की जो निराशा को दिखाया गया है ना, जिस तरह से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, उसमें जो उसकी आंखों को अंधा कर दिया जाता है, मतलब उसे अंधा कर दिया जाता है और थेब्स से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये चीज़ें क्या होती है ना कि ये जो अदर कैरेक्टर्स हैं उनके साथ साथ जो ऑडियंस है उनमें भी दया और एक सफरिंग या फिर डर की भावना को पैदा करता है, जिससे एक भावनात्मक अनुभव जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब एक फ्लो चलता है इस तरह का। फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ यूनिवर्सल थीम्स के बारे में। ओडिपस रेक्स जो है एक फ्री विल और फेट के बीच एक जो संघर्ष चलता है नॉलेज का, उस और जो बर्डन ऑफ ज्ञान या फिर बर्डन ऑफ नॉलेज को बात कर सकते हैं, या फिर जो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह के जो विषय हैं उन पर प्रकाश डालता है, जिससे ये अलग अलग संस्कृतियों, कल्चरल और अलग अलग टाइम में जो है एक प्रासंगिकता बन जाती है, ठीक है। ट्रेजिक फ्लो, इसमें जो है ओडिपस को एक तरह से आप बता सकते हैं कि ज्ञान की खोज में जब वो जाता है, यद्यपि हालांकि वो एक काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है, बट जो ट्रुथ है उसके प्रति वो कितना संवेदनशील है और उसके साथ साथ आने वाली जो सफरिंग्स है उनको किस तरह से उजागर करती है उसके बारे में बताया गया है। फिर है अरस्तु का अपना मानदंड या अरस्तु के अपने क्राइटेरिया क्या है। तो इस नाटक में अरस्तु जो हैं वो दैट प्ले अलाइन वेल विद एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रेजिक हीरो और रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एंड ऑल्सो रिकग्नाइजेशन ऑफ द ट्रेजिक फ्लो। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये कंट्रीब्यूट करती है टू द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द प्ले, ठीक है। इसके बाद हम कर देंगे अपना कंक्लूज़न और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारा ये एग्ज़ामिनेशन पेपर जो है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, टेक केयर।